नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और मैं हूं अभिषेक जायसवाल। मुश्किलें झेली, लोगों की नाराज़गी का सामना किया, परिवार से दूर रहें, दिन रात मरीजों की सेवा की और आखिरकार कोरोना की दूसरी लहर से जंग जीत गए। पूर्वांचल के एम्स कहे जाने वाले सरसुंदर लाल अस्पताल में ये सब कुछ हो पाया तो शायद जो यहाँ के एमएस है डॉक्टर के गुप्ता, उनके नेतृत्व में। हमारे साथ बातचीत के लिए के गुप्ता खुद मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एनबीटी ऑनलाइन में। नमस्कार। और जो जो कोरोना की दूसरी लहर आई अप्रैल के महीने में, उस समय हालात काफ़ी बदहाल थे, या ये कहिए कि बहुत सारी अचानक से मुश्किलें आई। कैसे मैनेज किया बीएचयू अस्पताल ने इन सारी चीज़ों को? देखिए, हम लोग की पहले से जब ये जनवरी और फरवरी के माह में जब ये कोरोना के मरीज़ कम हो रहे थे, तो उस वक़्त हम लोगों ने अपनी अस्पताल को चालू रखा था और व्यवस्थाओं को हम और सुदृढ़ करते जा रहे थे, नंबर ऑफ़ बेड्स बढ़ाते जा रहे थे। यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि जो दूसरी वेव में आपने देखा था कि ऑक्सीजन की क्राइसिस पूरे कंट्री में मची हुई थी, त्राहिमाम हो रहा था, तो उस वक़्त हम लोगों ने, चूँकि ये पहले से फोरसाइट थी कि हमारे मरीज़ों को ऑक्सीजन की ही आवश्यकता ज़्यादा होगी, तो हम लोगों ने अक्टूबर के माह 2020 में ही 20,000 क्यूबिक लीटर का एक एलएमओ लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का प्लांट चालू कर दिया था। तो चूँकि हमारी इस वक्त कैपेसिटी 30,000 लीटर की है, तो ऑक्सीजन की जो कमी हम लोगों ने और जगहों पर देखी वो हमारे अस्पताल में नहीं थी। तो एक तो ये हुआ कि ऑक्सीजन की जो क्राइसिस डेवलप हुई थी उस दौरान में हम इस अस्पताल में उनका भरपूर इलाज कर पा रहे थे और हमारे यहाँ इस तरह की कोई भी बात नहीं थी। साथ में हमने ऑक्सीजन सिलेंडर का भी डी टाइप और बी टाइप का भी स्टॉक था, तो किसी भी अवस्था में हमारे पास इसकी कमजोरी कम होने की गुंजाइश नहीं थी। फिर रह गई कि नंबर ऑफ़ पेशेंट्स बढ़ रहे थे। जी हाँ, नंबर ऑफ़ पेशेंट्स आ रहे थे। हम लोगों ने अपनी यहाँ व्यवस्था इस तरह से चुस्त और दुरुस्त कर रखी थी कि नीचे रिसेप्शन पे ही हेल्प डेस्क बना रखी थी। वहाँ पे हमारे सारे लोग तैनात थे। एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों ने भी सुपरवाइजरी के तौर पे वहाँ पे लोगों को भेज रखा था कि हमारे कार्य में कहीं पे कोई ढिलाई ना आए। और हमारे सारे कर्मचारी जो हेल्प डेस्क पे थे, जो एडमिशन वाले इस पर थे, सभी के पास मोबाइल उपस्थित थे, उपलब्ध थे। और ये भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि उस वक़्त हमारे पास जो व्यवस्था थी सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में, उसको हम लोगों ने काफ़ी चुस्त और दुरुस्त कर रखा था और उसमें नंबर ऑफ़ बेड्स ज़्यादा थे, वेंटिलेटर्स थे हमारे पास, तो जिसके कारण हम अपनी सभी सहयोगी डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और जो सपोर्ट स्टाफ था उनके सहयोग से इसको कर पा रहे थे। ये मैं ज़रूर मानता हूँ कि उस वक़्त क्राइसिस का पीरियड था और उपलब्धता को लेकर के हर अस्पताल के अंदर कुछ न कुछ बात बनी हुई थी। फिर भी हम अपने चूँकि ये हमारा लेवल 3 का था, तो लेवल 3 के जितने मरीज़ हम लोगों के पास थे, आते थे, जो भी हम लोगों के पास रेफ़र होते थे, हम उनका भरपूर इलाज करते थे। सर, ये भी देखा गया कि उस समय ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन, ये जो दो महत्वपूर्ण चीज़ें थी इलाज के लिए, उसकी बहुत ज़्यादा कमी थी। तो ऐसे में मरीजों को किस तरह हैंडल कर रहे थे, किस तरह बीएचयू लोगों की मरीज? जी देखिए, ये बात मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि हमारे पास ऑक्सीजन की व्यवस्था भरपूर थी और हमारे पास रेगुलर जो है एक ट्रक ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन का हमारे पहले से एमओयू हम लोगों ने साइन कर लिया था अक्टूबर माह में। तो हमारे को लिंडेस जो सरकारी कंपनी है, वो उसने हमें जो है ये व्यवस्था बना के रखी थी। सप्लाई लाइन में हमारे को जिला प्रशासन ने भी बहुत सहयोग किया और कि हर प्रकार से हमको ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी। दूसरी बात आई रेमडेसिविर की, तो रेमडेसिविर हमने अपने अस्पताल प्रशासन और जिला प्रशासन दोनों ने हमें रेमडेसिविर के इंजेक्शन दिए और हम उन सभी को लगा पाए जहाँ जहाँ ज़रूरत थी। यहाँ मैं ये अवश्य कहना चाहूँगा कि एक अननेसेसरी डिमांड बन गई थी कि हर मरीज़ को रेमडेसिविर देना है, और रेमडेसिविर जैसे कि एक अचूक दवा है, जो कि हम लोग शुरुआती तौर पे सभी लोगों को समझाने की कोशिश करते थे कि इसकी हर जगह आवश्यकता नहीं होती है और किस स्टेज पे हमें रेमडेसिविर देना है। लेकिन जनमानव की एक स्थिति बन चुकी थी कि हमको रेमडेसिविर दे दिया जाएगा, और एक ये वैश्विक महामारी जिसके अंदर की कोई सटीक दवा नहीं थी, तो उनको ये लगता था सबको कि रेमडेसिविर दे देंगे तो बच जाएंगे, तो एक प्रेशर बना रहता था। फिर भी आज की व्यवस्था को हम देखें तो हमारे पास भरपूर मात्रा में
रेमडेसिविर का इंजेक्शन है और हम लोग सभी मरीजों को अभी दे रहे हैं, जबकि हम लोग के पास अभी मरीजों की संख्या दिन पर दिन कम होती जा रही है। सर, कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ये भी देखा गया कि कई सारे लोगों मरीजों की मौतें हुई, उसके बाद जो अस्पताल था उस पर एक लापरवाही का आरोप लग रहा था, तो क्या सच है इन चीज़ों का? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा, जब हमारे पास ये वैश्विक महामारी नहीं थी, लोगों की मृत्यु होती थी उनकी बीमारियों की वजह से। अब सपोज़ करिए कि एक पेशेंट है जिसको डायबिटीज़ है, उसकी किडनी भी ख़राब है, उसको मल्टीपल और प्रॉब्लम्स हैं, किसी को कैंसर है, किसी को कोई और बीमारी है, गंभीर समस्या है, जिसकी वजह से उसका एक स्वाभाविक कारण था, अब उस पर ऐड ऑन हो गया एक कोविड-19 का इन्फेक्शन, तो लोगों की मौत होने लग गई। तो लोगों ने सोचा कि ये डायबिटीज़ या किडनी बीमारी की वजह से नहीं मर रहा है, वो कोविड-19 की वजह से ही मर रहा है। ये ऐसा कहना अनुचित होगा। हाँ, ये मैं ज़रूर मानता हूँ कि किसी व्यक्ति को अगर वो अपनी पुरानी बीमारी से कुछ ज़्यादा जी जाता, इस कोविड महामारी में वो थोड़ा सा एक्सेलरेट हो गया और जिसकी वजह से एक स्वाभाविक मृत्यु जो है वो कोविड-19 की मृत्यु में काउंट किया जाना शुरू हो गया और लोगों के मन में एक जनमानस के अंदर डर की भावना थी कि ये एक ऐसी महामारी है जिसका कि कोई इलाज नहीं है, किसी भी तरीके से डॉक्टर जो है बचा ले। यहाँ मैं अपने सभी सहयोगी डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने पूरे मनोयोग से अपना कार्य किया। अब देखिए, मन अशांत होता है किसी भी व्यक्ति का जब अपना वो नियर एंड डियर खो देता है, उस अवस्था में वो किसी भी प्रकार की बात कह सकता है। और ये एक हमारे यहाँ बिहेवियरल साइंसेस में ये बताया जाता है कि स्टेजेस ऑफ माइंड ड्यूरिंग द लॉस, तो वो एक ये चीज़ें सामने आती थीं जिसको कि हम लोगों ने बड़ी सहजता से और उनको समझा बुझा करके लिया। और हमारे यहाँ 2 काउंसलिंग के सेशंस होते थे, जिसमें कि सवेरे 11 बजे के वक्त एक होता था और एक शाम को 7 बजे के आसपास होता था, जिसमें कि कंसल्टेंट ऑन ड्यूटी अपने सीनियर रेजिडेंट्स के साथ आकर के मरीजों से नीचे ग्राउंड फ्लोर पे आकर के उनके बारे में वार्तालाप करते थे, जिससे मन में हुई शंकाओं और अपने मरीज़ के बारे में जानकारी उनको पूर्णतः मिल जाती थी। साथ में हम लोगों ने अपने यहाँ ये भी इंतज़ाम कर रखा था कि डेडिकेटेड मोबाइल नंबर्स दे रखे थे, जिसमें कि हमेशा हर इन्फॉर्मेशन वहाँ पे ड्यूटी पे तैनात डॉक्टरों से ली जा सकती थी मरीज के परिजनों के द्वारा। तो ये व्यवस्था हमारे यहाँ शुरू से बनी हुई थी। इस व्यवस्था के तहत हम लोग अपने मरीजों का इलाज कर रहे थे। थोड़ी बहुत दिक्कतें आई जो हर महामारी में, हर स्थिति में जब भी कोई इस तरह के डिज़ास्टर्स होते हैं, चाहे वो नेचुरल हों या मैन मेड हों, तो उन अवस्थाओं में इस तरीके की थोड़ी बहुत दिक्कतें तो आती हैं और जिसको हर व्यक्ति को सहजता से समझना चाहिए कि अगर वो उस पोजीशन में हो तो वो क्या कर सकता है। तो BHU प्रशासन, हमारा सरसुंदर लाल हॉस्पिटल और यहाँ पे हमारे सभी वरिष्ठ और कनिष्ठ चिकित्सकों ने भरपूर काम किया और आज 1.25 साल करीबन होने आ रहा है, बिना कोई लीव लिए हुए सभी कार्यरत रहे। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि इसमें कम से कम 200 से ऊपर हमारे डॉक्टर जो हैं वो इन्फेक्ट भी हुए ड्यूरिंग द इलाज, जिसमें मैं भी था शामिल, और मैं भी बिस्तर पर आया और 10 दिन के बाद मैं जब ठीक हुआ तो मैं फिर से अपना कार्य संभाल लिया मैंने। सर, कोरोना के साथ इस बार देखा गया कि ब्लैक फंगस ने भी दस्तक दे दी, तो इससे निपटने के लिए क्या कुछ तैयारियां हैं अस्पताल की? देखिए, ये पहला केस हम लोग के सामने अप्रैल के माह में 24 तारीख के आसपास एक केस हम लोगों को देखा था। हम लोग पहले से ही लिटरेचर चूँकि हम लोग के पास था कि इस तरह की स्थिति हो सकती है, तो हम लोग सचेत थे। जब 24 तारीख को हम लोग को ये पता चला कि ये पेशेंट सस्पेक्ट है और हम लोगों ने इसको कंफर्म करके इलाज शुरू कर दिया था अपनी फैसिलिटी में। उसके बाद हमने अपने यहाँ व्यवस्था बनाई जो आज की डेट में तकरीबन हमारे पास 150 बेड हैं, जिसमें कि पोस्ट कोविड म्यूकरमाइकोसिस या कोविड एसोसिएटेड म्यूकरमाइकोसिस आप कह सकते हैं, ये वर्ड हम लोगों ने अपने यहाँ डेवलप कर लिया था, जो कि मेन फैसिलिटी जो कोविड सी उससे दूर था। और वहाँ पर व्यवस्था इतनी सुदृढ़ थी कि एक तो हवादार थे वो, और वहाँ पे साफ़ सफाई का और सबका बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया था। तो जब हमारे यहाँ ये व्यवस्था हम लोगों ने सारी तैयार कर दी थी, इंक्लूडिंग द हेल्प डेस्क एंड इन केस कि अगर किसी पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में अगर कोई दिक्कत भी आ जाती है तो उसके लिए हम लोगों ने वहाँ 5 वेंटिलेटर भी तैनात कर दिए थे उस वार्ड में, विद इन ऑल द मेडिकल एंड पैरामेडिकल स्पेशलाइज्ड स्टाफ। हमारी एक टीम बना दी गई थी
जिसमें करीबन 20-22 डॉक्टर थे जो कि स्पेसिफिकली उनको डेजिग्नेट कर दिया गया था कि वो म्यूकर माइकोसिस रिलेटेड सभी परेशानियों को वो उसमें अटेंड करेंगे और उनका इलाज करेंगे। इसी संदर्भ में मैं ये भी कहना चाहूँगा, चूँकि इसमें बहुत से डिब्राइवमेंट्स करने थे। जब म्यूकर माइकोसिस डेवलप हो जाती है तो आँख में भी जा सकती है, साइनसेस में भी जा सकती है, ब्रेन में भी जा सकती है। तो उस अवस्था में हम लोगों ने ये किया था कि अपनी यहाँ ओटी जो फैसिलिटी थी उसको 24 आवर्स रन करना शुरू कर दिया था। तीनों शिफ्ट में वो चलती थी, जिससे आज तक हम लोग जो हैं करीबन 112 मरीजों का जो है ये सर्जिकल मैनेजमेंट कर चुके हैं। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा, अभी तक हम लोगों ने करीबन 184 मरीज़ हमारे उसमें अभी तक एडमिट हो चुके हैं, जिसमें से हम अपना 12 मरीजों को, चूँकि ये लंबा इलाज होता है, इसमें 12 मरीजों को हम लोग सक्सेसफुली डिस्चार्ज भी कर चुके हैं। और अभी एक्टिव मरीज़ जो हैं वो 130 मरीज़ हैं। और इसमें ये एक बात कहना जो जनमानस में है कि एक परेशानी है कि एम्फोटेरिसिन का इंजेक्शन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ये गवर्नमेंट सप्लाई में होता है। लेकिन हम लोगों ने उसके लिए अल्टरनेटिव दवा का पहले से ही अस्पताल प्रशासन की ओर से इंतज़ाम कर लिया था और हम अल्टरनेटिव दवा सभी मरीजों को दे रहे थे। जहाँ जहाँ एम्फोटेरिसिन बी हमको जब जैसा मिलता गया वो सभी मरीजों को जिनकी जितनी ज़रूरत थी उनको देते गए। तो आज की व्यवस्था है कि हाँ, ये मैं कहूँगा थोड़े से हम लोगों के पास एम्फोटेरिसिन बी की सप्लाई को लेकर समस्या बनी हुई है और प्रशासन, हमारा जिला प्रशासन पूरा सहयोग कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि वो हमें मिले। और हमारा खुद का अस्पताल प्रशासन ने अपने परचेज ऑर्डर्स सारे लगा रखे हैं। जैसे ही हम लोग के पास सप्लाई होगी तो हमारे पास भरपूर इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी होगा। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को भी लेके एक संभावना जताई जा रही है, इसको लेके सर अस्पताल में क्या कुछ तैयारियां आप की गई हैं? जी, इसमें संभावित ये है कि देखिए, एक सीधा सा हिसाब किताब है कि पहले हम लोगों के पास वैक्सीन आई तो हम लोगों ने एडल्ट में दिए, प्लस जो इतने एल्डरली पॉपुलेशन थी उनको दी, फिर उसके बाद +45 पे आए, फिर अब +18 पे आ गए। तो ये हमें समझना होगा कि बच्चों के लिए अभी वैक्सीन जो है कोई भी इंडिया में उपलब्ध नहीं है। और बच्चों के लिए अभी कुछ ट्रायल चल रहे हैं, कुछ ऐसी वैक्सीन्स हैं जो कि फॉरेन कंट्रीज़ में उपलब्ध हैं, जो 12 से 15 साल के बच्चों को दी जा सकती हैं, लेकिन ये अभी इंडिया में उनको लागू नहीं किया गया है। तो अभी हमारे पास +18 के हैं। तो इससे एक बात समझ में आती है कि हम कुछ पॉपुलेशन जो ग्रुप है उसको तो हम प्रोटेक्ट करते जा रहे हैं। और यहाँ मैं ये कहना चाहूँगा कि वैक्सीन देने से ये नहीं होगा कि इन्फेक्शन नहीं होगा। इन्फेक्शन तो हो सकता है, लेकिन उसकी सीवियरिटी जो है हमेशा कम होगी। ये बात एक तथ्य समझना चाहिए। दूसरा ये है कि चूँकि यंगर पॉपुलेशन के लिए है नहीं हमारे पास वैक्सीन और वो हाईली अनप्रोटेक्टेड पॉपुलेशन है, तो संभावित ये वैज्ञानिकों ने ये चर्चा निकाली कि थर्ड वेव में यंगर पॉपुलेशन यानी पीडियाट्रिक एज ग्रुप के बच्चे हमारे पास आएंगे। इस व्यवस्था में हम लोगों ने अपने यहाँ अभी की स्थिति के अनुसार हमारे पास 90 बेड जो है, जो 3rd फ्लोर सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में है, उसमें व्यवस्था 90 बेड की बना दी गई है। उसमें तकरीबन हमारे पास 30 वेंटिलेटर की तैनाती कर दी गई है जो कि फंक्शनल है, और बाकी और इक्विपमेंट सारे लगा दिए गए हैं। जो मेडिसिन्स हैं जो कि बहुत ही मुश्किल से मिलने वाली मेडिसिन है, उनके भी परचेज ऑर्डर सारे हम लोगों ने लगा दिए हैं और वो शीघ्र ही हम लोग को सप्लाई ऑर्डर मिल जाएगा। तो जितनी भी व्यवस्था है, चाहे वो कंज्यूमेबल की हो, इक्विपमेंट की हो, और जो कुछ हमारे पास गैप बच रहा है उसके लिए हम लोगों ने प्रशासन से अनुमति मांगी है कि वो हमको फंड्स वगैरह दे दें, तो जिसकी बेसिस पे। साथ ही हमने जो हमारी और व्यवस्था है जिसमें कि पीकू और नीकू है, तो पीकू और नीकू की व्यवस्था जो पुरानी हमारी बनी हुई है उसमें भी हमारे पास तकरीबन 40 बेड हैं, जिसके तहत हम आज भी जो गंभीर मरीज़ होंगे उनके लिए व्यवस्था हमारे पास बनी हुई है। साथ में MCH बिल्डिंग, जो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ की बिल्डिंग जो बनी है हमारी, उसको हम लोगों ने पूरी व्यवस्था उसमें बना दी जा रही है और वो उसके सारे बेड्स लग चुके हैं, उसमें ऑक्सीजन की व्यवस्था पूरी हो चुकी है, और जो इक्विपमेंट आने बाकी हैं जो पाइपलाइन में, वो आकर के लग जाएंगे। तो हमारे पास कुल मिलाकर के एक 60-70 मरीजों के लिए जो है वेंटिलेटर की सुविधा यहाँ पे, और बाईपैप, CPAP, HFNC सारी व्यवस्था तैयार हो जाएगी।
सर एक सवाल आपसे के पर्सनल से जुड़ा हुआ है कि जब इस तरह की चीज़ें पिछले साल से जब चली आ रही हैं तो परिवार को कितना समय दे पा रहे हैं आप लोग? देखिए, यहाँ अगर मेरे आप पर्सनल लेवल पे कहेंगे तो बड़ा मुश्किल था, क्योंकि यहाँ पे सवेरे निकलने के बाद कब लौटना है घर में, ये हम लोग को पता ही नहीं होता था। क्योंकि आप एक समस्या का निदान करते हैं तो दूसरी समस्या आके, तो लंच तो शायद ही हम लोगों ने इस पिछले 1 साल में कभी ले पाए हों। यदा-कदा कभी कभार घर चले जाते थे, लेकिन होता यही था कि रात के 8 बजे ही पहुँचना होता था। रात में पहुँचने के बाद भी कभी भी मोबाइल फ़ोन हम लोग के ऑफ़ नहीं रहते थे। हम लोग बराबर जो हैं अपने मरीजों के संपर्क में और अपने डॉक्टरों के संपर्क में रहते थे कि अगर कोई समस्या है तो उसका तुरंत गति से निदान कर दें, चाहे रात के 1 बजे हों, चाहे 2 बजे हों, चाहे 3 बजे हों। आई यूज्ड टू गेट द कॉल्स फ्रॉम माय कलीग्स एंड वेरियस पेशेंट्स ऑल्सो। तो वो हम लोग करते रहते थे और आज भी वही कर ही रहे हैं कि किसी को भी हम लोग ये नहीं निगलेक्ट कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति जो है हमारे सलाह के बिना रह जाए। अब रह जाता है कि बहुत सी ऐसी समस्याएं आई कि जिसमें कि हमारे डॉक्टर्स बीमार पड़े, उनकी हालत ख़राब हुई, वो अपने परिवार से दूर रहे, कईयों की शादियां थीं वो टल गईं, इस तरह की पारिवारिक माँ बाप बीमार हैं वो नहीं जा पाए, और भी समस्याएं हुई। ये थे डॉक्टर के गुप्ता। इनका साफ कहना था कि इन्होंने जो कोविड काल में पिछले 1 साल से जिस तरह मरीजों की सेवा की, शायद उसी का नतीजा रहा कि जो अब कोरोना की दूसरी लहर है उस दौरान काफ़ी सफलता मिली और उस लहर को रोकने में जो BHU अस्पताल था वो अपने जो पूरी जिम्मेदारी थी वो पूरी तरीके से निभा रहा था। आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए NBT ऑनलाइन। नमस्कार।